हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांशु। आई एम योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट 8 मंथ्स का रोड मैप के इन 8 मंथ्स में आप तैयारी करके कैसे CUET PG 2027 का एग्ज़ाम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम के बारे में समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछता है। ये 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं और CBT मोड में ये पूरा का पूरा एग्जाम होता है। इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही मार्क होने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर देने पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। इसका मीडियम भी बाइलिंगुअल होता है, आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और इसका स्कोप जो होता है ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता। GS वगैरह कुछ नहीं आता है इसमें। अब आपने ये तो समझ लिया कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है। लेकिन जो भी बच्चा ये एग्जाम देता है ना, उसकी 3 एस्पिरेशंस रहती हैं। 3 सबसे बड़ी एस्पिरेशंस। या तो उसे JNU दिल्ली में एडमिशन चाहिए, या तो उसे DU में एडमिशन चाहिए, या उसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन चाहिए, या उसे BHU में चाहिए, या TIS में चाहिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी के लिए बच्चा एस्पायर करता है कि वो उसको एडमिशन मिले। लेकिन इसमें एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या होता है, कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो देखिए, कट ऑफ जो है रिसेंट टाइम्स में बहुत हाई जा रही है। ये जो मैंने कट ऑफ यहाँ पे मेंशन करी ना, हाई इसीलिए कट ऑफ का मैंने इतनी ज़्यादा मेंशन करी है क्योंकि अगर आप ये टारगेट लेकर के चलेंगे ना, ये तो आप सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, आप रैंक लेकर के आएंगे। अगर आप इतना टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपकी रैंक आएगी और आपका टॉप की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली ये बात है ना कि अगर आपको JNU में एडमिशन लेना, सेफ स्कोर आपका इतना होना चाहिए। DU में 260 प्लस से ज़्यादा, BHU में 230 प्लस से ज़्यादा, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 210 से ज़्यादा। यानी कि आपको मोटा मोटा ये समझना है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो 210 से ज़्यादा मार्क्स आपके हर कीमत पे आने ही चाहिए। ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है। अब आपने इतना बड़ा बड़ा नंबर तो देख लिए, लेकिन ये नंबर आएंगे कैसे? वो नंबर लाने के लिए मैंने सोशियोलॉजी के सिलेबस को 3 पिलर्स में डिवाइड करा है। 3 सिंपल से पिलर हैं। पहले पिलर में हम कोर सोशियोलॉजिकल थ्योरी की तैयारी करते हैं, जो सोशियोलॉजी का बेसिक्स है, कोर है, अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करते हैं। देन हम इंडियन सोसाइटी एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझेंगे कि इंडियन सोसाइटी कैसी होती है। हमारे यहाँ यूनिटी है, डाइवर्सिटी भी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन कैसे करती हैं। देन हमें लास्ट में समझना है सोशल रिसर्च एंड मेथड्स। देखिए, ये सोशल रिसर्च ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आगे चल के इसमें PhD करने का सोच रहे हैं। PhD में सोशल रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बिना उसके आप PhD नहीं कर पाएंगे। अब ये 3 पिलर्स की तो हमने बात कर ली कि 3 पिलर्स का हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है, लेकिन इसको हम कवर कैसे करेंगे 8 मंथ्स में? उसके लिए मैंने 4 फेजेस का रोड मैप बनाया है। वो 4 फेजेस के रोड मैप में हम शुरू के 2 मंथ में फाउंडेशन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम कोर स्ट्रक्चर्स, थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। देन हम नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में रिसर्च एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में हम मॉक्स लगाएंगे, मास्टरी करेंगे, PYQs लगाएंगे एंड इंटेंस रिवीजन करेंगे। ये तो रहा हमारे 4 फेजेस का रोड मैप। लेकिन हम इसको डिस्कस में अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो देखिए, फेज 1 में यानी कि जो 2 मंथ का फेज रहेगा फाउंडेशन वाला, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थिंकर्स को कवर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थिंकर्स, इसमें क्या क्या आएगा? आपका डेफिनेशन आएगा, स्कोप आएगा, सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंट है अदर सोशल साइंसेस से, जैसे कि साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सबसे इतनी डिफरेंट क्यों है। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टेटस वगैरह, ये सब क्या होता है। थ्योरी ऑफ सेल्फ, जो कि सिगमंड फ्रॉयड, CH पोले की लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी। देन GH मीड की, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की आई एंड मी वाली सिग्निफिकेंट अदर, जनरलाइज्ड अदर वाली थ्योरी। ये सब हम पढ़ेंगे हमारे फाउंडेशंस में। देन हमारे फाउंडेशन की तैयारी करते ही करते हम थोड़ा इंडियन सोसाइटी के भी बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडियन सोसाइटी आगे कैसे बढ़ी। हमारे यहाँ यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है इंडिया की। कास्ट सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में, और कल्चरल डायनेमिक्स क्या है, मटेरियल कल्चर क्या होता है, नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट दिया था WH ऑकबर्न ने,
देन जो हमारा सेकंड फेज़ आएगा ना, सेकंड फेज़ में हम कोर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ना थोड़ा डीप लेवल पे लेकर के जाएंगे। हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे सोशल प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस में क्या क्या आता है, जैसे कि कोऑपरेशन है, अकोमोडेशन है, सिमुलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है सोसाइटी के अंदर। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सोशल ग्रुप सोसाइटी के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, ये सब क्या क्या होते हैं। रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे R.K. मर्टन ने दिया था। फिर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी कैसे काम करती हैं, इनका क्या इफेक्ट रहता है सोसाइटी के ऊपर और किस एक्सटेंट तक कितना इफेक्ट रहता है। देन हम सोसाइटी एंड कल्चर चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी किस किस टाइप की होती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, अग्रेरियन सोसाइटी होती है, ट्राइबल सोसाइटीज़ भी होती है, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी होती है। फिर सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, पैरोकियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट मैककेम एंड मैरियट ने दिया था, ये सब हम समझेंगे। और हम लास्ट में समझेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। सोसाइटी के अंदर जो इतनी इनइक्वालिटी रहती है, उस इनइक्वालिटी की वजह से इनजस्टिस आती है, वो क्यों आती है, स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होता है, लोग हायरार्की में क्यों अरेंज रहते हैं सोसाइटी के अंदर। देन जो हमारा नेक्स्ट फेज रहेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स का, उसमें हम रिसर्च कवर करेंगे। रिसर्च में हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स कवर करेंगे रिसर्च के, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, ये सारे हमारे मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। और फिर जब हमने ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया तो इसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, हम मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं, ये सब हम समझेंगे सोशल रिसर्च में। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ना सोशियोलॉजी का, वो रहता है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया और हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज। कंटेम्प्रेरी यानी कि जो आजकल हाल फिलहाल में इश्यूज हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, कास्ट एंड अदर हाई क्लास, लो क्लास वाले जो स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, जो इनइक्वालिटी रहती है सोसाइटी के अंदर, वो किस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट करती है। इनइक्वालिटी आती है कास्ट की वजह से, क्लास की वजह से, जेंडर एंड इथनिसिटी की वजह से भी। अब ये सोसाइटी के अंदर जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है ना, डिसऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्राइम, करप्शन, ड्रग एडिक्शन और एज से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, ये भी हम समझेंगे हमारे इस सेक्शन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि इसके बारे में हमें सोसाइटी के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी पता चलती हैं कि वो कैसे फंक्शन करती हैं, और फंक्शनल व्यू हमें ये भी बताता है कि ये नेगेटिव चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। खैर वो जब हम सोशोलॉजी को डीप में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। लेकिन जो हमारा लास्ट फेज़ है ना, वो लास्ट फेज़ में हम अपना कंसोलिडेट करेंगे सारी पढ़ाई को। कंसोलिडेट का मतलब हम उसको फाइन ट्यून करेंगे, ब्रश अप करेंगे, अच्छे से समझेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, PYQs लगाएंगे, फॉर्मूले एंड फैक्ट्स का रिवीजन करेंगे, और लास्ट में उन PYQs एंड मॉक्स का हम एरर ट्रैकिंग करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस करके हमें एरर पता चलेगा और फिर उस एरर को भी हम फिक्स करेंगे। अब आप मान लीजिए आपने नेक्स्ट 8 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली आपने पढ़ाई करी, लेकिन आप जितने भी घंटे दिन में पढ़ रहे हैं ना, 4 घंटे, 6 घंटे, तो उसको आपको कैसे टाइम एलोकेट करना है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग स्टडी मटेरियल्स में, तो वो हम समझेंगे ऐसे कि जितना भी आप टाइम दे रहे हैं 4 से 6 घंटे, उसका 40% में तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस को रीड करना है। देन 30% टाइम आपको रिवीजन एंड नोट्स बनाने में देना है। नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट्स बनेंगे, मॉक टेस्ट एंड PYQs लगाने हैं, और मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है। मिस्टेक्स का एनालिसिस का परसेंटेज सिर्फ 10% है, लेकिन यही आपकी रैंक को डिफाइन करता है। और ध्यान रहे इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 8 मंथ्स तक आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, तभी आपकी रैंक आएगी, तभी आपको JNU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में ये सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं CUET PG के थ्रू ना, तो आप मेरे साथ अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लेकर के आ रहे हैं 28 जुलाई से मेरा बैच शुरू होने वाला है। पहला बैच रहेगा अल्टीमेट 2.0 बैच, जिसमें हम आपकी तैयारी कराएंगे अच्छे से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है, एडवांस लेवल पे, तो आप हमारा महापैक ले सकते हैं।
महापैक में क्या होगा, आपको 250 से ज़्यादा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको PYQs मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सारी तरीके से होलिस्टिक तैयारी करा जाएगी महापैक में। तो अगर आपको ये महापैक लेना है तो आप CUET अड्डा का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करेंगे तो ध्यान रहे आप मेरा कोड DIV07 लगा सकते हैं। ये कोड यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोर्स लेने में फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, देन आप इस नंबर पे, जो कि हमारी एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे कोर्स लेना है, कैसे आप वीडियोस देख सकते हैं, कैसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।